नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। ग्वालियर के प्रखर परमार हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं, जिसमें परिवार के लोग आज विश्वविद्यालय थाने पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में ये लोग थे, थाने पहुंचे। साथ में कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार भी मौजूद थे और मृतक प्रखर जो है उसके पिता प्रशांत ने आरोप लगाए हैं, प्रशांत परमार ने आरोप लगाए हैं पुलिस पर लापरवाही के। निगम कर्मी करण वर्मा ने प्रखर की हत्या की है और दो साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। पहले उसे अगवा किया गया और फिर कार में कट्टे से 2 गोलियां मारकर प्रखर की हत्या कर दी गई। ऐसी बातें प्रखर के पिता के द्वारा कही जा रही हैं, बताया जो आरोप लगाया जा रहा है। और हत्या के बाद लाश को दतिया और झांसी के इलाके में ठिकाने लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक शव मिला नहीं है। आरोपी करण से प्रशांत को दरअसल 7 लाख रुपए की रकम लेनी थी और आरोपी से रुपए जब मांगे गए तो बेटे को पहले फोन करके बुलाया गया और फिर अगवा कर लिया गया, ऐसा उनका कहना है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपी करण समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। लेकिन अभी तक प्रखर परमार की लाश पुलिस को नहीं मिली है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कॉलेज संचालक हैं प्रशांत परमार, जिनके कई सारे कॉलेज हैं ग्वालियर में, और उनका बेटा है ये प्रखर परमार, जिसकी हत्या कर दी गई है। कई सारे कॉलेजों के मालिक हैं प्रशांत परमार। सात बजे थी, शाम से लगा हूं इनसे बराबर हूं। मैंने कल शाम को ही कहा था कि मेरे बेटे के संग में कुछ अनहोनी हो गई है, आप सीरियस लें। लेकिन कल यहाँ FIR लेकिन मैं 7 से 9 बजा दी। सुबह 8 बजे जब रत्नेश भाई साहब आए, उन्होंने आके कुछ जानकारी निकाली है कि बच्चे का मर्डर हो चुका है, लेकिन लाश अभी तक हमको नहीं मिल पा रही। 26 घंटे हो गए, हम बता नहीं सकते हमारी स्थिति क्या है इस समय। जब है कौन किसके साथ चले गया, कौन उसको ले गया मिसटेक करके? एक लड़का था, मेरे यहीं पढ़ता था पहले, उसको मैंने पढ़ाया भी था। गरीब स्थिति थी, उसकी माँ फीस नहीं दे पाती थी। सुशील हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस मामले में अभी क्या अपडेट सुशील मिल पाया है। क्या प्रखर के शव के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है, क्योंकि आरोपी तो हिरासत में है ही। कहां उन्होंने शव को ठिकाने लगाया, कैसे वारदात को अंजाम दिया? सुशील आप सुन पा रहे हैं? सुशील क्या आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है कि सुशील तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि पैसे के लेन देन का यह पूरा मामला था और करण जो आरोपी है और इसके साथ 2 और लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं। आरोप इन पर भी है और 7 लाख रुपए लेने थे, किसी काम के एवज के लिए 7 लाख रुपए दिए थे, कुछ काम करवाने के लिए, वो काम हुआ नहीं, वापस लेने थे 7 लाख रुपए और वो जब मांगे जा रहे थे तो हत्या कर दी गई, ऐसा कहना है प्रखर के पिता का। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। निवाड़ी में गड़बड़ी मिलने पर 2 अधिकारियों को हटाने का काम किया। तो सुशासन में जब प्रदेश नंबर 1 आया तो सीएम ने कहा है कि प्रदेश में बेहतर काम चल रहा है। निवाड़ी जिले के गढ़कुठार में सीएम शिवराज ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान जमीन के नामांतरण में गड़बड़ी मिलने पर कलेक्टर और तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। यही नहीं, सीएम ने मामले की जांच का जिम्मा कमिश्नर को सौंपा है। जो बेहतर काम करते हैं उनका हमेशा स्वागत और सत्कार करता हूं। एक कलेक्टर है डिंडोरी के विकास मिश्रा, जो दिन रात सवेरे से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूं। देश में सुशासन की रैंकिंग में एमपी को पहला स्थान मिला है। रैंकिंग को लेकर सीएम ने आभार व्यक्त किया, साथ ही कहा कि प्रदेश में बेहतर काम हो रहे हैं। सुशासन के क्षेत्र में भारत सरकार जो रैंकिंग करती है, उसके आधार पर जो चारों आयाम हैं
उनमें मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। एक में हम नंबर 1 हैं, लेकिन बाकी में भी हम नंबर 2 हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। इससे पहले सीएम ने भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही उनके योगदान को याद किया। कुशाभाऊ ठाकरे को सीएम शिवराज ने प्रेरणा बताया। प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है, इसे लेकर गृह विभाग को खुफिया रिपोर्ट मिली है और इनपुट मिलने के बाद विभाग एक्टिव हो चुका है। लेकिन इस मामले पर सियासत भी होने लगी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने को लेकर गृह विभाग को खुफिया जानकारी मिली है। 1 जनवरी से 31 मार्च तक विशेष सावधानी बरतने के निर्देश मिले हैं। जानकारी सामने आने के बाद गृह विभाग ने सभी कलेक्टर्स और एसपी को सतर्क रहने के निर्देश दिए। यही नहीं, मामले के सामने आने पर एनएसए के तहत केस दर्ज करने को कहा गया है। उधर बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस को घेरा। विधायक रामेश्वर शर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का जिक्र किया। अभी ने हाल ही में आपने वो कौन सी जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके जो एक गांधी निकले थे, वो कौन सी मोहब्बत बांट रहे थे उनकी, लेकिन यात्रा में किस तरह के नारे लगे थे। वहां नारे तो देशद्रोही के लगे थे, वहां नारे तो पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे थे। तो ऐसे नारे लगाने वाले लोग जब कहीं कोई चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रभक्तों की तरफ से भी कोई ना कोई, तो इसलिए सतर्कता बरतना ये सरकार का पहला कर्तव्य होता है। उधर कांग्रेस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही बीजेपी पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। देखिए, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट अगर ये आ रही है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको अगर फीडबैक मिल गया है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ न पाए, ये जिम्मेदारी है। लेकिन ये सब काम ये भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं और नेता यही करते हैं। कोई सद्भाव बिगाड़ेगा तो यही बिगाड़ सकते हैं, बाकी कोई नहीं बिगाड़ेगा। पिछले दिनों रामनवमी के दौरान दिदौरी और कुछ इलाकों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा था। ऐसे में पुलिस को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। और इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोधी समाज के कार्यक्रम में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस जहां हमलावर हुई पड़ी है, तो बीजेपी बयान का बचाव करती नजर आ रही है। क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं, लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे। नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है। उमा भारती का ये वही बयान है जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। लोधी समाज को अपना हित देखकर वोट की अपील करती उमा भारती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो 25 दिसंबर का बताया जा रहा है। उधर उमा भारती के बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा, साथ ही बड़े नेताओं की अनदेखी के आरोप लगाए। ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि कितनी गहन उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी द्वारा उमा भारती जी जैसी नेताओं की जा रही है। उधर बीजेपी ने उमा भारती के बयान का बचाव किया। उमा को बीजेपी के स्तंभ बताते हुए बयान को समाज को आत्मनिर्भर बनाने से जोड़ा। उन्होंने समाज के बीच में जो बात कही है वो सामाजिक मूल्यों के लिए कही है कि समाज स्वतंत्रता के साथ अपने समाज का निर्माण करे, अपने निर्णय करे, अपनी प्रगति करे। इसमें क्या दो मत हो सकते हैं, लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आऊंगी, ये भी उन्होंने कहा है। तो इसलिए सही संदर्भों में उस बात को समझना चाहिए। उमा भारती के बयान और ट्वीट इन दिनों सुर्खियां बटोर रहे हैं। जानकार इसे उनकी नाराजगी तो कुछ राजनीतिक सक्रियता से जोड़कर भी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव में वक्त हो, लेकिन वादों का पिटारा खोला जाने लगा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने दरअसल ट्वीट किया है और विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए किए जाने का वायदा कर दिया है। इस ट्वीट में कमलनाथ ने लिखा है कि सौदेबाजी से सरकार गिरा दी गई, लेकिन कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी तो विधवा पेंशन 1000 रुपए महीना कर दी जाएगी। उधर कमलनाथ के वादे पर बीजेपी ने निशाना साधा है। विश्वास सारंग ने कहा है कि कमलनाथ ने वही ट्वीट किया जो 15 महीने पहले किया था।
देखिए, मुझे लग रहा है कि ये वही ट्वीट बार बार कर रहे हैं जो इन्होंने 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आने के पहले जनता से जो झूठे वादे किए थे वो के वही फिर से वादे कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इतना झूठ कैसे बोला जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था, मुझे लगता है कि कमलनाथ जी अब केजरीवाल जी से ट्रेनिंग ले रहे हैं राजनीति में और चुनाव के समय झूठे वादे करने की। कमलनाथ जी ने यही वादा तो चुनाव के पहले किया था। 15 महीने वो सरकार में रहे, किसी भी विधवा बहन की पेंशन बढ़ाई क्या? किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? कांग्रेस ने क्या एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ किया? वो कुछ तो किया नहीं। अब झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी बैठक बुला ली है। नए साल में एक बड़ी बैठक बुलाई है। 2 जनवरी को सीएम हाउस में यह बैठक शाम 4 बजे रखी जाएगी और बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहने वाले हैं। भोपाल से बाहर रहने वाले मंत्री भी वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे और इसके साथ ही सभी संभागायुक्त, कलेक्टर भी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी बैठक बुलाई गई है और बड़ी बैठक में केवल मंत्री नहीं जुड़ने वाले बल्कि साथ ही साथ संभागायुक्त और कलेक्टर भी जुड़ेंगे। और जो भोपाल यानी राजधानी में मौजूद नहीं रहेंगे वे वर्चुअली जुड़ेंगे, लेकिन सबको जुड़ना अनिवार्य है। 2 तारीख को यह बैठक बुलाई गई है सीएम हाउस में शाम 4 बजे। नए साल पर सोमवार वाले दिन 2 तारीख को 2 जनवरी को शाम 4 बजे यह बड़ी बैठक बुलाई गई है। बड़ी कार्य योजना तैयार करने के लिहाज से इसे माना जा सकता है क्योंकि मंत्री तो मौजूद रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ संभागायुक्त भी जुड़ेंगे, कलेक्टर भी जुड़ेंगे। वासु चौरे हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। वासु, संभागायुक्त, कलेक्टर, मंत्री सभी जुड़ेंगे, यानी कि काम में तेजी लाने को लेकर मुख्यमंत्री बात कर सकते हैं। बड़ी बैठक 2 जनवरी को बुलाई है मुख्यमंत्री ने। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए नए साल की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में दिखाई देगी और यही वजह है कि साल के दूसरे ही दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें सभी मंत्री और सभी प्रदेश के आला अफसर, कलेक्टर से लेकर एसपी तक, संभागायुक्त इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। किस तरह से जो सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उन पर और कैसे तेजी से काम किया जाए, उनको अमल में लाया जाए। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो 3 बहुत बड़े आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होने वाले हैं, जिसमें प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, G20 समिट और इसके साथ ही खेलो इंडिया गेम्स भी शामिल है। तो इन 4 बड़े आयोजनों को लेकर भी जो तैयारियां हैं उनकी रूपरेखा बनेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अहम जिम्मेदारियां इस दौरान मंत्रियों को और मंत्रियों के साथ साथ अधिकारियों को भी दे सकते हैं और आगे का काम करने का जो पूरा रूट मैप है वो डेवलप होगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक नए क्लेवर में, एक नई ताजगी और एक नए जोश के साथ मध्य प्रदेश की सरकार नए साल में नजर आने वाली है और उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो गई। पुनीत, तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। वासु, आप हमारे साथ बने रहिए। 2 तारीख भले ही नए साल का दूसरा दिन है, लेकिन पहला वर्किंग डे है और उसी दिन से नए जोश में नजर आने वाले मुख्यमंत्री बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। अगली खबर भी राजधानी से, भोपाल से 2015 बैच की आईएएस रानी बंसल की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। 31 मई 2019 से बिना बताए रानी बंसल गायब थीं। पिछले 3 साल से सरकार को कोई सूचना नहीं थी। दिल्ली केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने उन्हें नौकरी से हटा दिया है। 2017 में काले धन के मामले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी। सीबीआई पूछताछ को लेकर रानी बंसल चर्चा में भी आई थी। वासु चौरे हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं। वासु, क्या जानकारी मामले को लेकर? तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2015 बैच की ये आईएएस हैं रानी बंसल, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई क्योंकि 31 मई 2019 से बिना बताए रानी बंसल गायब थी। पिछले 3 साल से सरकार को कोई सूचना नहीं मिली। वो कहां हैं, क्यों नहीं वो उपलब्ध हैं, ये कोई सूचना नहीं मिली। 2017 में काले धन के मामले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी और सीबीआई पूछताछ को लेकर ही रानी बंसल चर्चा में आई थी। अब उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। 2015 बैच की आईएएस हैं रानी बंसल और 2017 में पूछताछ हुई थी और उसके 2 साल बाद ही 31 मई 2019 से वो गायब थी और अब 2022 जब हो गया, अब तक उनकी कोई खबर नहीं है।
और इसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सीबीआई पूछताछ को लेकर। दरअसल रानी बंसल चर्चा में आई थी। दिल्ली केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने उन्हें नौकरी से हटा दिया है क्योंकि 3 साल से सरकार को कोई सूचना उनकी तरफ से उपलब्ध नहीं कराई गई, बिना बताए गायब हो गई थी। वासु हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वासु, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो आईएएस ऑफिसर हैं 2015 की रानी बंसल भोपाल की रहने वाली है। भोपाल की ही आरजीपीवी यानी कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से ही इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी और उसके बाद आईएएस की परीक्षा में इनका चयन हुआ था। आईएएस ऑफिसर ये बनी थी और 2019 से ही लगातार बिना किसी सूचना के अपने विभाग के अपने आला अफसरों को बिना किसी सूचना दिए ये लगातार सर्विस में नहीं थी और जिसके बाद कुछ जांचें भी इनके खिलाफ चल रही थी। सीबीआई ने भी काले धन मामले में इनसे पूछताछ की थी। इन तमाम मामलों को देखते हुए और लंबे समय से बिना जानकारी के सेवा में न होने के चलते अभी एक बड़ा एक्शन लिया गया है और जो आईएएस ऑफिसर थी 2015 बैच की मध्य प्रदेश कैडर से रानी बंसल, उनकी सेवाएं केंद्र शासन ने समाप्त कर दी हैं। जी पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए वासु। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत श्री महाकालेश्वर की नगरी पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में शामिल हुए। इससे पहले मोहन भागवत ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया। दर्शन पूजन के बाद महाकालेश्वर मंदिर के आंगन में स्थापित वेद ऋचाओं से युक्त देश के पहले जल स्तंभ का उन्होंने अनावरण किया। देश विदेश में इस जल स्तंभ से जल बचाने का संदेश जाएगा। है देखिए, मैं भी बतौर कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुई हूँ। जल के महत्व को समझाते हुए संपूर्ण देश और दुनिया वेदों की ओर लौटे तो ही हम ब्रह्मांड में पांचों तत्व का संतुलन बना के रख सकते हैं। सुजलाम कार्यक्रम के अंतर्गत आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन के अवसर पे महाकालेश्वर मंदिर समिति के द्वारा जल स्तंभ का अनावरण, जो कि परम पूज्य सरसंघ चालक जी श्री डॉक्टर मोहन राव भागवत जी के द्वारा होने जा रहा है, वो यहाँ मंदिर परिसर में 11:30 बजे होगा। उसी दौरान सुजलाम का जो गंगा परिसर है उस पर पैरेलल सेशन में चर्चाएं वहाँ चल रही हैं, जिसमें